सभी को नमस्कार। ऑनरेबल रुस्तम सिंह जी, मिनिस्टर, ऑनरेबल जस्टिस BS सिरधना साहब, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जस्टिस BS सिरधना साहब, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी, घुरैया साहब, एडवोकेट घुरैया साहब, भारत भूषण जी, प्रेसिडेंट ऑफ GA 500, और गुजर महोत्सव के प्रेसिडेंट, गुजर आर्ट एंड कल्चर के प्रेसिडेंट दिवाकर बिधूड़ी जी, और यहाँ पे आए हुए डिस्टिंग्विश मेरे साथी, फ्रेंड्स। तो जो पीछे 4 कॉन्फ्रेंस हुई, पहली जयपुर में हुई, उसके बाद में चंडीगढ़, और फिर देहरादून, उसके बाद जम्मू, और ये 5वीं कॉन्फ्रेंस है जो ग्वालियर में हो रही है। रणवीर सिंह जी ने इसका बीड़ा उठाया, एडवोकेट रणवीर सिंह जी ने, और उनकी जो सदारत है, जो उन्होंने अच्छा काम किया, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो पहली 4 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हर एक पे मेरा जो प्रेजेंटेशन था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे था, क्योंकि अब जो एक्ट जो नए आए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑडियो वीडियो का बड़ा रोल बढ़ गया, तो उस पे बात करी। दूसरी पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, और तीसरा था साइबर क्राइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिफेंस काउंसिल। और जो लास्ट थी जम्मू, वो FIR के ऊपर थी कि एक डिफेंस काउंसिल के पर्सपेक्टिव से FIR में क्या क्या चीज़ें एक वकील जो है उसको देखनी चाहिए। और आज जो मैं बात करूँगा, आज करूँगा डाइंग डिक्लेरेशन की, कि डाइंग डिक्लेरेशन में एक डिफेंस काउंसिल को क्या कुछ देखना चाहिए। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ज़्यादा लंबा ना करूं, तो मैं अपनी बात संक्षिप्त रखूंगा। तो पहली बात जो है, डाइंग डिक्लेरेशन का जो हमें पता करना चाहिए कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या। बहुत सुनते हैं कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है साहब, डाइंग डिक्लेरेशन तो सब कुछ है, एक बार दे दिया बस ठीक है। ऐसा नहीं है। और डाइंग डिक्लेरेशन कुछ भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है, ऑरल या रिटन, लिखा हुआ या मौखिक, और जेस्चर भी हो सकता है कि जो सांकेतिक बात में कही गई है। किसके द्वारा? उस आदमी का जो अब इस दुनिया में नहीं है। किसके बारे में? कॉज ऑफ डेथ, कि उसकी जो मृत्यु का कारण है वो क्या है, या उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं
उनके बारे में जब एक आदमी जो अब दुनिया में नहीं है वो बताता है तो उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन द सेंस, और जितने स्टेटमेंट होते हैं उनमें एक खास चीज़ होती है, और वो खास चीज़ क्या है? खास चीज़ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन। जो दूसरा है उसको मौका मिलता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, पर डाइंग डिक्लेरेशन में तो कोई इस तरह का अवसर ही नहीं मिलता कि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। जो हमारे सेक्शन हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के 59 और 60, जो अब बीएसए में हो गए हैं 54 और 55, वो कहते हैं ये बात सारी कि किस तरह से एक ओरल एविडेंस का होना चाहिए। तो वो जो 60 है उसमें कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है, उसमें से एक डाइंग डिक्लेरेशन है। अब 6 पॉइंट हैं जिनको मैंने संकलित किया है, उनके ऊपर सबको गौर करनी चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन या तो स्टेटमेंट होगा, पहली बात, या और वो स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी, मैंने आपको शुरू में बताया, और जेस्चर भी हो सकता है। बिना बोले बिना लिखे उसने अगर इशारों में कोई बात कही है जो बड़ी स्पष्ट है तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। दूसरी बात जो करने की है, जो इसकी डेफिनेशन से आता है, वो आता है कि कॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, उसको जो डेथ का कॉज है वो जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी बात करें। और तीसरी बात लगती बड़ी अजीब सी है पर है फैक्ट कि द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड। अगर वो मरा नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी के स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं। मरना जो है वो इसमें क्रूशियल है। इसमें मैं आगे बताऊंगा कि एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन हैं, और अभी एक बड़ा उसका केस आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 2 डाइंग डिक्लेरेशन थे और किस तरह से उनको इंटरप्रेट किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। एक और बात जो सबसे ज़्यादा खास है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दी स्टेटमेंट बी मेड अंडर दी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जब उसने स्टेटमेंट दिया उस वक्त ये लग रहा हो कि भाई ये आदमी मरने वाला है इसलिए स्टेटमेंट दिया। ऐसी एक्सपेक्टेशन की आवश्यकता नहीं है। उसने नॉर्मल कोर्स में जिसमें उसे ये लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, रहूँगा, और स्टेटमेंट दे दिया तो वो स्टेटमेंट एकदम वैलिड स्टेटमेंट है और वो अच्छा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, पर उसकी जो डेथ है दैट शुड बी इन क्वेश्चन। उसको उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो उस डेथ के ऊपर, ये इसमें 5वां पॉइंट है। और छठी बात, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सिविल में और क्रिमिनल दोनों में ही एप्लीकेबल है। अब जो सेक्शन अब 26 हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और पहले होता था सेक्शन 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें जो है कि जो स्टेटमेंट है ये उसको उस पर बहुत तवज्जो देने की, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है।
उसको आप नॉर्मली नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है, अकेले डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर सजा हो सकती है, एक सिंगल डाइंग डिक्लेरेशन पर। अगर और भी कोई सबूत नहीं है तो उसको बड़ा केयरफुल देखने की जरूरत है, कोई किसी तरह से डाउट ना हो, कुछ भी ना हो, वॉलंटरी हो, सब कुछ उसकी आवश्यकता है। पहली बात जो देखने की है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है डिक्लेरेंट, उसकी मेंटल फिटनेस कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, और वो पूर्ण रूप से कॉन्शियस है कि नहीं, जो बात कह रहा है उसको वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अगर गफलत में कहा है, कुछ कहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो क्या हो, कॉन्शियस हो, ओरिएंटेड हो और कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट, रैशनल हो। किसी भी तरह की एब्सेंस, इनएडिक्वेसी और एम्बिग्यूटी ऑफ ए मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस इज ए सिग्निफिकेंट डिफेंस लीवर। यहां मैं एक बात बताऊं, जो मेडिकल फिटनेस का जो है, अभी जो रिसेंट जजमेंट है मैं आगे बताऊंगा, वो भी जरूरी नहीं है, पर अगर हो तो अच्छी बात है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब डाइंग डिक्लेरेशन होता है तो एक मजिस्ट्रेट को इंगेज करते हैं और डॉक्टर उस पर फिटनेस देता है, और फिर हम उसको जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी अगर एविडेंस ऐसा है, उसमें ऐसा लगता है कि वो शॉक है या उसे बहुत गहरी हैवी मेडिकेशन दिया गया है या इंटॉक्सिकेशन में है, उस तरह के नशे में है या सीवियर पेन है, तो ये जो चीज़ें हैं जो उस स्टेटमेंट की, डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी है, उसको अंडरमाइन करता है। ये देखने की जरूरत है। एज ए डिफेंस लॉयर हमने ये देखना है कि कहीं ये जो स्टेटमेंट लिया गया उसके उस वक्त पे ऐसी परिस्थिति थी क्या, उसको देखने की जरूरत। और जो स्टेटमेंट हो वॉलंटरी दिया गया हो, उसने अपनी मर्जी से दिया गया हो, उस पे कोई भी दबाव ना हो, कोई ट्यूटरिंग ना हो। ऐसे भी स्टेटमेंट देखे गए हैं कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और पीछे एक आदमी पीछे से बोल रहा है, ट्यूटरिंग कर रहा है कि ये भी बोल, ये भी बोल, ये भी बोल। तो उस तरह का जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है। वहां पे कोई पुलिस वाला खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, उसके दबाव में दे रहा है, या कोई ऐसा रिलेटिव खड़ा है कि इसका भी नाम ले दे, उसका भी नाम ले दे, वो भी गलत है। हालांकि पीछे एक केस में मैं बताऊंगा, जो 4 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का नीरज यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है, उसमें जो स्टेटमेंट पुलिस वाले ने लिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना। कोई लीडिंग क्वेश्चन ना कर रहा हो। भाई लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं कि सब कुछ पहले कह दिया, बोल इसने ही मारा है ना, उसने ही मारा है ना तुझे, और वो कह के हाँ जी, ये लीडिंग क्वेश्चन है, तो ये भी रिलायबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन का कोई कीमत नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक से ज़्यादा भी डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं, या उसी डाइंग डिक्लेरेशन में ऊपर कुछ कहा, नीचे कुछ कहा, और वो जो है कंट्रडिक्शंस हैं, इंटरनल कंट्रडिक्शंस हैं, तो भी गलत होता है। स्टेटमेंट उसने ऊपर कुछ कहा, नीचे कुछ कह दिया।
तो अगर मल्टीपल डिक्लेरेशंस हैं तो उनमें इनकंसिस्टेंसीज जो है फैटल होती है, काफ़ी फैटल होती है। और अगर ऐसा है इनकंसिस्टेंसी, तो बीइंग डिफेंस लॉयर हमें वो कोर्ट को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि साहब इसका तो स्टेटमेंट में ऊपर कुछ कहा है, नीचे कुछ कहा है, ये तो ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट हुआ पहला डाइंग डिक्लेरेशन, उसमें कह दिया कुछ बात, उसके बाद में उन्होंने कहा तूने इसको तो छोड़ दिया। फिर दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ, दूसरा स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हुआ तो वो इम्प्रोविजन हुआ पहले स्टेटमेंट का, वो भी गलत। अगर ऐसा है तो हमें कोर्ट को वो भी इंडिकेट करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अच्छी बात है अगर मजिस्ट्रेट वहाँ पे है, मजिस्ट्रेट का अरेंजमेंट हो तो अच्छा है। और ज़्यादातर प्रयास भी करते हैं, एसडीएम को एग्जीक्यूटिव या और जो हैं उनको बुलाते हैं, और डॉक्टर से भी लिखवाया जाता है कि भाई लिख दो, फिट है और पूरा कॉन्शियस है, होशो आवास में ये जो है अपना स्टेटमेंट दे रहा है। तो उन चीज़ों को भी देखनी है। एक स्टेटमेंट में ये ज़रूरी है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है कि डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, और उसका थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर बिना किसी डिफेक्ट के होना चाहिए। अगर डेट टाइम प्लेस मेंशन नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन में तो ये भी उसकी रिलायबिलिटी को कम करता है। जो भी इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, सेफगार्ड्स हैं, और वो किसी भी तरह से अफेक्ट करते हैं, उसको इंडिकेट करना चाहिए, उनको मेंशन करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए। लैंग्वेज एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जो किसी भी डिफेंस काउंसिल को डाइंग डिक्लेरेशन पे जरूर उठाना चाहिए। अगर स्टेटमेंट उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया गया है जिस लैंग्वेज को वो जानता ही नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसको तो वो डिक्लेरेंट की लैंग्वेज ही नहीं है, जो लिखी गई है उसको तो वो समझता ही नहीं है, ये एक पॉइंट हो सकता है। अगर इंटरप्रेटर है तो जो इंटरप्रेटर है उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो क्षमता है, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा है कि साहब इसने ये कहा, ठीक है, तो हमें उसकी कॉम्पिटेंसी देखनी है कि नहीं, ऐसे इंटरप्रेटर की जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, जो वर्ड उसने बोला और जो लिखा, उन दोनों को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जो उसने बोला वो ही रिकॉर्ड किया गया या नहीं, इसके ऊपर पूरा जोर देने की आवश्यकता है। अब एक डाइंग डिक्लेरेशन में एक बंदा बता रहा कि साहब मुझे उसने जो है चाकू मेरा पहले यहाँ तक लेफ्ट जो लेग है उसकी थाई पे मारा, इधर मारा, और फिर मुझे यहाँ मारा, यहाँ मारा। तो जो उसका स्टेटमेंट है और जो इंजरीज की पोजीशन जहाँ जहाँ वो इंजरीज हुई हैं वो कोरोबरेट होनी चाहिए। अगर उस स्टेटमेंट में वो दोनों कोरोबरेट नहीं हो रही हैं, मेल नहीं खा रही हैं, तो ये एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है डिफेंस काउंसिल को। उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, ये देखने की बात है। जहाँ जहाँ इंजरी हुई है उसने बताई है, उसने कहा कि मुझे तो हाथ में मारा, और एक्चुअल में जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें आया कि उसकी तो टांग में मारा है। तो ऐसा
डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा क्वेश्चनेबल है और रिलायबिलिटी उसकी बहुत कम है। कई बार देखा जाता है मरते हुए आदमी से भी उसके रिलेटिव फंसवाने के लिए झूठ बुलवा लेते हैं। उसको भी देखने की जरूरत है, उसको भी देखने की जरूरत है। और ये खास तौर पे क्या होता है, हुआ तो मारा तो किसी ने, पर उसकी जो पैतृक रंजिश है वो किसी और से है, बोले उसका भी नाम ले दे, उसका नाम लिया। अगर ऐसी कोई स्टोरी है, उसकी बैकग्राउंड है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, कई बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, उसमें उससे जो है ज़बरदस्ती ऐसा करा लेते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड बता के कि साहब इसने तो ये किया है, कोई ये सैक्रोसेंट नहीं है जो डाइंग डिक्लेरेशन है। तो ये चीज़ें देखने की जरूरत है। देखिए क्यों जरूरी है ये, एक डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन हो सकती है। तो जो इतना महत्वपूर्ण सबूत है उसको तो फिर थॉरोली माइक्रोस्कोपिकली देखने की आवश्यकता है, बहुत सूक्ष्म रूप से। और इसमें कोई भी चीज़ एक ऐसी आती है तो उसका डिफेंस जो कौंसल है उसको ये निकाल के और डाउट, शैडो ऑफ डाउट क्रिएट करने की, वो बताएगा कि साहब इसमें ये है और ये डाउटफुल है, इसलिए ये इसका ठीक नहीं, ये सब पॉइंट निकाल। क्योंकि एनी रीजनेबल डाउट मस्ट इंश्योर टू द बेनिफिट ऑफ द एक्यूज्ड। कोई भी डाउट है, हम सब जानते हैं, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? एक्यूज्ड को मिलेगा। जरा सा भी सस्पिशियस है या इनफर्म डाइंग डिक्लेरेशन है तो उससे कन्विक्शन नहीं हो सकती। इनकंसिस्टेंसीज हैं जैसा मैंने बताया, उनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन करे तो उसमें डॉक्टर ने जो उसकी फिटनेस को सर्टिफाई किया है उसको ज़रूर क्वेश्चन करें कि साहब वो तो फिट नहीं था और डॉक्टर ने उसका फिटनेस का दिया किसी दबाव में, ये गलत है। जो जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, जो रिकॉर्डर है, उसके ऊपर क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। जो टाइम लाइन है, कब ये स्टेटमेंट दिया, कब ये, उसके ऊपर क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में हमारा, कि जो डेमोस्ट्रेट करें उन डाउट्स को, कि जो ट्रूथफुलनेस को, एक्यूरेसी को, वॉलंटरीनेस को क्वेश्चन करते हैं, उनको करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट मैंने बार बार ये कहे हैं कि उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में जो भी ये आता है उसको करें। अब मैं कुछ केसेस की बात कहता हूँ। यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उनकी बहुत संक्षिप्त में करूँगा। मुझे भी पता है टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है, पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक है खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1958 का है। इसमें जो जजमेंट था उसमें कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल basis of conviction if it inspires full confidence। जो बाद के जो शब्द हैं उन पे गौर करने की आवश्यकता है कि ये इंस्पायर करे कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। अगर डाइंग डिक्लेरेशन फुल कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रहा है तो वो एडमिसिबल तो हो सकता है पर रिलायबल नहीं होगा। ये इस पे गौर करने की जरूरत है। ये खुशहाल राव जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। जैसे और एविडेंस है
केयरफुली। तो ये खुशहाल राव का केस था सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट, और दूसरा है पीवी राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें उन्होंने कहा कि जिसने डाइंग डिक्लेरेशन किया है उसकी मेंटल फिटनेस, मानसिक जो फिटनेस है, स्वास्थ्य, वो बहुत आवश्यक है, इस जजमेंट में कहा। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, ये जजमेंट है। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इफ द पर्सन रिकॉर्डिंग इज सेटिस्फाइड दैट द डिक्लेरेंट वाज फिट एंड कॉन्शियस, द डिक्लेरेशन इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद भी माना जाएगा। और ये इसको रीइटरेट किया है अभी 4 दिसंबर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के। किस चीज पे एम्फेसिस होना चाहिए? वॉलेंटरी एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि वॉलेंटरी हो और कंसिस्टेंट हो। तो ये हमें देखने की ये जरूरत है। अगर सस्पिशियस है डाइंग डिक्लेरेशन, तो कोली चुन्नीलाल शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का डिसीजन है, तो फिर वो जो है अकेले सिंगल डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर कन्विक्शन नहीं हो सकती, उसको कॉरोबोरेशन की आवश्यकता है। समधन धुडाका कोलिव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है कि डाइंग डिक्लेरेशन की जो कंट्राडिक्ट करती हैं ईच अदर, दे कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। ये बार बार ये बात कही जा रही है कि कोई भी कंट्राडिक्शन हो तो उसको, ये सब हम कोर्ट करें जब अपनी बात कहें कोर्ट को, तो ये सब चीज़ें, ये सारे जजमेंट कोर्ट करने की जरूरत है। निर्भया का बड़ा मशहूर केस हुआ था, उसमें जो है ये कहा कि मल्टीपल ओरल रिटन जेस्चर बेस्ड डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड। निर्भया ने जो बात कही वो सारी की सारी बोल नहीं सकती थी, कई बातें जेस्चर के रूप में कही। तो जो मैंने पहले कहा सांकेतिक जो बातें हैं वो भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह यह अगला जजमेंट है जो आप देख रहे हैं, परने रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें भी वही कहा इंस्पायर कॉन्फिडेंस। ये सारे इस तरह के हैं। अब जो लास्ट 4 तारीख का जजमेंट है, जो लेटेस्ट है 4 दिसंबर 2025 का, नीरज कुमार वाला जो मैंने बताया, इसमें उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात की, इमिनेंस ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें ये हुआ था, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए 161 सीआरपीसी में पहले, और बाद में उनके बीच में गैप था। फिर जो सेकंड डाइंग डिक्लेरेशन था और उसकी डेथ में लगभग 2 महीने का फर्क था। तो ये जो पीरियड है ये भी कोई मायने नहीं रखता, ये इसमें जजमेंट में कहा। और उन्होंने ये भी अच्छी तरह से कहा कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर कैन क्वालिफाई एज डाइंग डिक्लेरेशन। जो पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए। तो ये मैं कुछ इसके जजमेंट बता रहा था, इसको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि जो पुलिस थी, बुलंदशहर की पुलिस थी, सिकंदराबाद का केस है, उसमें जो पहला स्टेटमेंट था, पहले स्टेटमेंट में उसने कहा था कि मेरे हस्बैंड ने मुझको गोली मारी। दूसरे स्टेटमेंट में जो उसके बाद था, काफ़ी दिनों बाद,
उसमें कहा कि उसको मेरी सास और देवर और बहनोई ने उकसाया। पुलिस ने केवल एक का चालान किया, उसके हस्बैंड का, और उनका नहीं किया। तो फिर जो भाई था उसका, मृतका का, उसने कोशिश की, उसने पूरा प्रयास किया कि 319 में उसको भी बुलाया जाए, उनको भी एग्जामिन किया जाए, उनको भी इसमें वो किया जाए। तो उसके बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये बात नहीं मानी, परंतु हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ कर दिया। तो ये कुछ बातें मैं आपसे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में शेयर करना चाह रहा था। हैं? अच्छा, ठीक। इसकी ये वीडियो है, क्योंकि मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, जीएस से पोस्ट पे है, मेरी वीडियो है, इसमें मैंने ये सारे पॉइंट डाइंग डिक्लेरेशन पे डिस्कस किए हैं। थैंक यू।